गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे बीए पार्ट सेकंड में जो पेपर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हम लोग सेक्शन ए से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपने लास्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स, यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत। तो मानव भूगोल में जिन प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है वे सभी परिवर्तनशील होते हैं और एक दूसरे के साथ वो संबंधित भी होते हैं। ये सभी परिवर्तन या क्रियाशीलता वातावरण के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से ही संभव होते हैं, क्योंकि वातावरण का कोई भी तत्व जो है वो अकेले कार्य नहीं करता। हर तत्व जो है वो दूसरे से प्रभावित होता है या दूसरे तत्वों को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, तो सूर्य ताप जो है ताप वृद्धि करता है, उससे वायु भार में परिवर्तन होता है और वायु भार परिवर्तन से वायुदाब परिवर्तन होता है और वायु में गति आती है। ऐसे अगर हम देखें तो मिट्टी, जलवायु, मानवीय चयन से ही किसी प्रदेश में वनस्पति का जो प्रकार है वो निर्धारित होता है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की कौन सी वनस्पति उगेगी, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी या मानवीय चयन जो है, ये सभी को प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है। या हम देखें जैसे मानव का जो जीवन चक्र है, विभिन्न फसलों का बोने से लेकर कटाई तक का चक्र, ये सभी भी जो है वो मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है, ये हम जानते हैं। ठीक है। साथ ही वह एक सक्रिय भौगोलिक कारक है ना। तो मानव और प्राकृतिक वातावरण जो है ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव अपने प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो उसके आसपास के मतलब पर्यावरणीय दशाएं हैं उनसे प्रभावित होता है। साथ ही अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपने कौशल यानी कि उसकी जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उनके अनुसार वो पर्यावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन जो है वो भी करता है। मनुष्य अपने पर्यावरण से समायोजन करने में सदैव प्रयासरत रहता है। ठीक है। समायोजन और अनुकूलन के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें कभी तो मनुष्य जो होता है वो स्वयं को बदलता है, तो कभी वो वातावरण के पक्षों को परिवर्तित करता है अपने अनुसार। तो मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा मानव के उसके वातावरण से संपर्क कुछ नियम के ऊपर आधारित होते हैं, जिन्हें मानव भूगोल के सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा मानव के वातावरण से संपर्क जो है ये कुछ नियमों के ऊपर आधारित होता है, जो कि मानव भूगोल के सिद्धांत बन जाते या कहलाते हैं। मानव भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो 3 हैं, जिसमें पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। हम इन तीनों सिद्धांतों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। तो जीन रूल्स जो हुए हैं फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेता, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है वो घट रही है या बढ़ रही है, मतलब सभी चीजें जो है वो गतिशील है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व, चाहे वो जड़ हो यानी कि या चेतन हो, सभी परिवर्तनशील हैं। उनके स्वरूप में परिवर्तन की जो ये क्रिया है ये निरंतर क्रियाशील रहती है। परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। पृथ्वी स्वयं भी गतिशील है। हमने जैसे अपने लेक्चर में बात करी थी कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो वो स्वयं अपने अक्ष पे घूमती है और दूसरा वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।
तो पृथ्वी स्वयं भी गतिशील है और पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण भी शामिल है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण भी शामिल है, जो कि जिसका निर्माण मानव करता है। तो पर्यावरण के सभी कारक जो हैं वो भी गतिशील और परिवर्तनशील है ना। तो जीवन चक्र अगर हम देखें तो संसार के प्रत्येक जीव या वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और अंततः वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो मतलब एक क्रमिक चक्र होता है, ये जीवन चक्र है जो कि सभी भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर भी लागू होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति होती है, विकास होता है और उसका अंत होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, है ना। तो उत्पन्न होने वाला प्रत्येक तत्व जो है उसका विनाश निश्चित है ना। गतिशीलता है, क्रियाशीलता है प्रत्येक वस्तु में, और जो भी वस्तु या तत्व उत्पन्न हुआ है उसका अंत होगा ही, उसका विनाश निश्चित ही है। तो विभिन्न तत्वों में परिवर्तन की गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, किंतु परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। अब अगर हम देखें कि परिवर्तनकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो परिवर्तनकारी शक्तियों से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो कि परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे भूतल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों में भौतिक, जैविक, मानवीय सभी शामिल हैं, जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को परिवर्तित करने में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वो सभी भौतिक, जैविक, मानवीय कारक जो है वो परिवर्तनकारी शक्तियों के अंतर्गत शामिल हैं। अब अगर हम इन परिवर्तनकारी शक्तियों को एक एक करके देखें, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक शक्तियों की, यानी कि फिजिकल फोर्सेस जो है, तो इसमें सबसे पहली आती है पृथ्वी के सौर संबंध व पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष पर परिभ्रमण करती है, अभी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, अपने ही अक्ष पर घूमने से तो क्या बनते हैं, दिन और रात, जबकि सूरज के चारों ओर घूमने से बनती है ऋतुएं और वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों ही गतियों से पवनों और धाराएं कौन सी, समुद्र धाराएं, जो समुद्र के ऊपर जल धाराएं चलती है ना, और पवनी कहाँ चलती है, वायुमंडल में। तो इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गतियों से ही पृथ्वी के ऊपर जो ताप पेटियां होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय ताप पेटी, शीतोष्ण कटिबंधीय ताप पेटी, शीत कटिबंधीय ताप पेटी जो है, और वायु दाब पेटियां, यानी कि उच्च दाब की जो पेटियां हैं कुछ, और निम्न दाब की पेटियां हैं, उनका भी आविर्भाव होता है। ठीक है, ये तो बात हुई पृथ्वी के सौर संबंध और पृथ्वी की गतियों की। इसमें अब भौतिक शक्तियों में दूसरा आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न शक्तियां, ठीक है, जिन्हें हम विवर्तनकारी शक्तियां भी कहते हैं। तो विवर्तनकारी शक्तियां सदैव भूतल पर असमानताएं उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती है। ठीक है, जबकि पृथ्वी के बाहर जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं उनमें अधिकांश वो समतल स्थापक बल कहलाती हैं। वो जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा असमानताएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने में क्रियाशील रहती है। तो पृथ्वी की जो विवर्तनकारी शक्तियां हैं ये असमानता उत्पन्न करने में क्रियाशील रहती हैं, और ये आंतरिक शक्तियां कहीं पर तो धरातल को ऊंचा कर देती हैं, कहीं पर धरातल को ये नीचा कर देती है, यानी गड्ढे बना देती है। तो आंतरिक शक्तियों द्वारा भूतल के ऊपर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है दीर्घकालिक परिवर्तन और दूसरा होता है आकस्मिक परिवर्तन। दीर्घकालिक, जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, दीर्घकाल यानी कि लंबे समय में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, इन्हें पर्वत निर्माणकारी शक्तियां भी कहते हैं, और ये मंद गति से लंबे समय में काम करती है, लंबे समय तक सक्रिय रहती है। ठीक है, इसके अंतर्गत वलित पर्वत उत्पत्ति, महाद्वीप का उन्मंजन और निमंजन आदि शामिल है। जबकि दूसरे यानी कि आकस्मिक या त्वरित परिवर्तन जो है, आकस्मिक यानी अचानक से हो जाना, त्वरित यानी कि तीव्र गति से होने वाला। ठीक है, तो ये परिवर्तन तीव्र गति से संपन्न होता है, जैसे अचानक से भूकंप का आ जाना या ज्वालामुखी का फटना, ये आते हैं आकस्मिक या त्वरित परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट भौतिक शक्ति है सौर ऊर्जा। तो सूर्य ताप से बाहरी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो भूतल को परिवर्तित करती है। सूर्य शक्ति का महापुंज है। ठीक है, सभी प्रकार की जो एनर्जी है उसका स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य।
तो सूर्य शक्ति का महापुंज है जो कि पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रक है। पृथ्वी की गोलीय आकृति, उसकी दैनिक वार्षिक गतियां, उसके धुरी के झुकाव के कारण भूतल के ऊपर सूर्य तप का वितरण जो है वो असमान है। यानी कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, भूमध्य रेखा के पास वाला भाग है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। वहां उसके आसपास वाले क्षेत्रों में यानी अयनवर्ती क्षेत्र में सूर्य तप की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं तो पृथ्वी के झुकाव के कारण भी जो भाग सूरज के सामने पड़ता है वहां पर तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं ध्रुवों के ऊपर। तो और जो ध्रुव मतलब झुकाव के कारण जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं वहां पर लगभग 6 महीने का रात होती है, और जो ध्रुव सूर्य के तरफ जिसका वो होता है दिशा में होता है वहां पर 6 महीने का दिन होता है। इसलिए ध्रुवों पर बोला जाता है 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है। लेकिन ध्रुवों तक पहुंचने वाला जो सूर्य तप की किरणें होती हैं वो बहुत ही अधिक तिरछी हो जाती हैं, इसीलिए वहां पर सूर्य तप की मात्रा जो है वो न्यूनतम पहुंचती है। इसके साथ ही किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि किसी स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति, सागर तल से उसकी ऊंचाई, सागर से दूरी, वर्ष का समय, दिन, बादल, प्रचलित पवनें आदि। तापमान के असमान वितरण के कारण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। देखो तापमान और वायुदाब में क्या संबंध होता है, अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, ठीक है, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। यानी कि दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय दशाएं, हवाएं, आंधी तूफान, चक्रवात, वर्षा, हिमपात, कोहरा, ओस आदि का प्रादुर्भाव होता है, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवधारियों जैसे कि पशु, वनस्पति, मनुष्य आदि का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट भौतिक शक्ति आती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक अदृश्य शक्ति है जिससे पृथ्वी अपनी सतह पर अथवा उपस्थित वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण शक्ति जो केंद्र की ओर खींचती है वस्तुओं को। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भूतल के विभिन्न भागों में संतुलन स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। इसी के कारण जल जो है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहले बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उन्होंने एक एप्पल को उछाला आसमान में और एप्पल जब धरती पर गिरा तो तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया था। तो इसी कारण से जल भी ऊंचाई से नीचे गिरता है, वायुमंडल की निचली परतों में वायुदाब जो है वो अधिक रहता है। सभी शक्तियां जो है वो एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करती हैं। ये पूर्ण तरह से स्वतंत्र न होकर बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। कल के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।